Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. And in this particular lecture, we are going to deal with Section 4 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Section 4 को समझने के लिए हम कुछ सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे इसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. उसके बाद सेक्शन 4 को हम बेयर एक्ट के थ्रू समझेंगे. फिर हम ये देखेंगे कि सेक्शन 4 कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है. सेक्शन 4 के अंदर जो भी फैक्ट्स हैं उनके एडमिसिबिलिटी के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स हैं. फिर हम कुछ केस लॉ देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि सेम ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से सेक्शन 4 जो है वो हियर से रूल का एक्सेप्शन होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. मान लीजिए कि ए पर चार्ज लगा हुआ है बी के मर्डर का. तो जब भी ऑफेंस हो रहा था ड्यूरिंग द ऑफेंस या फिर उसके थोड़ी देर पहले या उसके थोड़ी देर बाद, अगर कोई भी ए और बी के द्वारा कोई भी चीज़ कही गई है, कोई भी एक्ट किया गया है और ये एक्ट या फिर शब्द जो हैं ये स्पॉन्टेनियस या फिर साइमल्टेनियस रिएक्शन है उन लोग के, तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंट हो जाती हैं. ऐसे फैक्ट्स को हम रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं. तो सेक्शन 4 को हम बेयर एक्ट से समझने के लिए ये समझेंगे कि सिंपली अगर कोई भी एक्ट है जो कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहा है तो ये चीज़ें रेलेवेंट हो जाएंगी. तो बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कोई भी फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं है लेकिन वो फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट से इस तरीके से कनेक्ट है कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर ले रहे हैं, तो ये सारे रेलेवेंट होंगे, भले ही वो सेम टाइम और प्लेस पे हुआ हो या फिर डिफरेंट टाइम और प्लेस पे हुआ हो. तो हम देखते हैं कि सेक्शन 4 कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है. सपोज़ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है या फिर क्राइम है जो कि फैक्टिंग इशू में है, तो हम उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं जो कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रही है उन सारे फैक्ट्स के लिए हम एविडेंस दे सकते हैं. इसी प्रिंसिपल को बस ले डाउन कर दिया गया है सेक्शन 4 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और जिसको हम रेस जस्टाई भी कहते हैं. रेस जस्टाई का मतलब होता है थिंग्स डन इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. अब आइए हम देखते हैं कुछ रूल्स देखते हैं. अगर कोई भी फैक्ट है तो उसको सेक्शन 4 में एडमिसिबल होने के लिए क्या क्या उसके रिगार्डिंग रूल्स दिया गया है. सबसे पहला है कि अगर कोई भी फैक्ट है जो कि इमीडिएसी ऑफ स्टेटमेंट होता है या फिर एक्शन होता है फैक्ट इन इशू का या रेलेवेंट फैक्ट का, तो वो एडमिसिबल होते हैं सेक्शन 4 और बीएससी में. और दूसरा रूल है कि जो भी स्टेटमेंट होता है ये ऑकरेंस ऑफ द इवेंट के टाइम पर ही मेड होना चाहिए. तीसरा रूल ये कहता है अगर जो भी स्टेटमेंट है वो इवेंट के ऑकर होने के बाद होता है, आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ इवेंट इज़ ओवर, और जहाँ पे मेकर के पास टाइम होता है कि वो स्टोरी को फैब्रिकेट कर सके, या फिर जो स्टेटमेंट होती है वो सिर्फ मियर नरेशन होता है पास्ट इवेंट का, तो ये रेलेवेंट नहीं होगा. तो ये थे कुछ रूल्स रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स अंडर सेक्शन 4 ऑफ बीएससी. कुछ लीडिंग केस लॉज हैं. सबसे पहला केस लॉ है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड. आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में इसके फैक्ट्स हैं. एक लड़की रहती है जो अपने रूम से बाहर आती है, फिर कहती है अपनी आंट को देख करके कि आंट ये देखो बेडिंगफील्ड ने मेरे गले को काट दिया है. तो ये जो स्टेटमेंट था विमेन का उसे रेलेवेंट नहीं माना जाता है सेक्शन 4 ऑफ बीएससी में, क्योंकि ये एक्ट ओवर होने के बाद मेड हुआ था. ये कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था. सेकंड केस है रतन वर्सेस क्वीन. इसको हम टेलीफोन केस भी कहते हैं. इस केस में क्या हुआ था, रतन वर्सेस क्वीन का के फैक्ट्स हैं. इसमें एक वाइफ रहती है जो कि टेलीफोन से ऑपरेटर को कॉल करती है और ऑपरेटर को कहती है पुलिस को कनेक्ट करने के लिए. जब तक कनेक्ट कर पाता फ़ोन डिसकनेक्ट हो जाता है और पुलिस जो होती है वो लेकिन पहुंच जाती है उसके दिए हुए एड्रेस पे. वहाँ पे जाती है तो पाती है कि उसकी डेथ हो चुकी रहती है. एक्यूज्ड जो रहता है उसका खुद का हस्बैंड रहता है और उसे चार्ज कर दिया जाता है मर्डर के लिए. एक्यूज्ड का कहना ये रहता है कि वो एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई है. लेकिन यहाँ पे जो भी वर्ड्स कहे गए थे वो सारे स्पॉन्टेनियस थे और ये फॉर्म कर रहे थे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पे जो भी चीज़ें कही गई थी उस लेडी द्वारा
वो सारी कुछ रेलिवेंट हो जाती है अंडर सेक्शन 4 या फिर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब हम ये जान लेते हैं कि रेस गेस्टाई कैसे हियर से रूल का एक्सेप्शन है। तो हियर से रूल हमें पता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो हम इसे एक केस लॉ के थ्रू समझेंगे जिसका नाम है आर वर्सेस फोस्टर। इस केस के फैक्ट्स हैं, एक विटनेस था, उसने देखा कि एक स्पीड में व्हीकल आ रही थी और लेकिन उसने एक्सीडेंट को नहीं देखा था, और उसने आवाज़ सुन करके, विक्टिम की आवाज़ सुन करके वो जैसे ही पहुंचता है दुर्घटना स्थल पर, वहाँ पे उसने एक्सीडेंट के बारे में जब पूछता है तो विक्टिम उसे बताता है और स्टेटमेंट देता है कि कैसे उसे इंजरी हुई है। तो यहाँ पे जो भी विक्टिम का स्टेटमेंट था वो इमीडिएट हुआ था, वो इमीडिएटली मेड हुआ था जस्ट आफ्टर द एक्सीडेंट। तो इसे हम माना गया था पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे यहाँ पे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माना गया था। तो ये इस तरीके से हियरसे का एक्सेप्शन हुआ, क्योंकि विटनेस ने डायरेक्टली एक्सीडेंट होते नहीं देखा था, उसने वही सुना था जो कि विक्टिम ने उसे बताया था। लेकिन ये सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, इसलिए साइमल्टेनियस रिएक्शन थी, इसलिए ये सारी चीज़ें जो भी हैं, फैक्ट्स जो भी हैं, ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बन गई, जो कि सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर रेलिवेंट हो गई। एक लास्ट केस है जेंटला राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि रूल ऑफ रेस गेस्टाई इज एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल दैट हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। एट द लास्ट हम ये जान लेते हैं कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं सेम ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, ये कहीं डिफ़ाइन किया नहीं गया है किसी भी एक्ट में, लेकिन इसे स्टीफन ने डिफ़ाइन किया है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होते हैं जो कि इस तरीके से कनेक्ट होते हैं आपस में कि वो रिफ़र करते हैं किसी क्राइम को या फिर कॉन्ट्रैक्ट को। और सेम ट्रांजैक्शन का मतलब हो जाएगा जब ये सारे फैक्ट्स कनेक्टेड हों एक दूसरे से बाय प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, यूनिटी, प्लेस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन, पर्पस एक्सेट्रा। तो इसे हम सेम ट्रांजैक्शन कहते हैं।